हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने खत्म कर डाला था, बोले तो ढो डाला था हमने वैल्यू एडेड मेथड को। आज अपने उसका थोड़ा प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, और उसके बाद अपने इनकम मेथड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड को अपने बहुत अच्छे तरीके से जान लिए थे उस दिन। अब अपने उसके प्रिकॉशंस का बात करते हैं। प्रिकॉशंस का जनरली मतलब क्या है इसमें कि नेशनल इनकम में कौन कौन से चीजों का वैल्यू नहीं जुड़ता है और कौन कौन से चीजों का वैल्यू जुड़ता है। ठीक है, जैसे अपने को ऑलरेडी पता है फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वी नो कि उसमें से फाइनल गुड्स का वैल्यू जुड़ता है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जुड़ता। ठीक है, तो वैसे ही अपने कुछ कुछ चीजों का बात करेंगे। आ जाओ, लेट्स डू इट। सबसे पहला चीज देख लो, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये तो अपने को पता ही है, इंटरमीडिएट गुड्स के जो वैल्यू है ये इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका वैल्यू जुड़ा हुआ होता है फाइनल गुड्स में। ठीक है, तो फाइनल गुड्स के वैल्यू को अपने जोड़ ही रहे हैं, तो क्यों अपने वीट को 3 बार जोड़े, क्यों अपने फ्लावर को 2 बार जोड़े, है कि नहीं। ठीक है, अगर अपने जोड़ देते हैं तो भैया इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इट विल लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स जो होता है उसका सेल एंड परचेज, सेकेंड हैंड गुड्स का जो वैल्यू होता है इट इज नॉट इंक्लूडेड। रिमेंबर, सेकेंड हैंड गुड्स, जब घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, फ्लैट बन रहा है, तब फर्स्ट टाइम जब कोई खरीदता है ना, तब वैल्यू जुड़ता है नेशनल इनकम में। पकड़ लो अभी 2020 में पकड़ लो एक फ्लैट बना। ठीक है, तो 2020-21 में जो फ्लैट बना है वो इस साल के नेशनल इनकम में उसका वैल्यू जुड़ेगा। समझ में आ गया। अगर मैं 2 साल बाद भी ये फ्लैट खरीदता हूं तो 2022 के नेशनल इनकम में इस फ्लैट का वैल्यू नहीं जुड़ेगा। समझ में आया। जिस साल फ्लैट बनता है, जिस साल बोलो जो भी चीज का प्रोडक्शन होता है, उसी साल के नेशनल इनकम में उसका वैल्यू जुड़ता है। ठीक है, जैसे देखो 2020 में फ्लैट रेडी है, 2022 में मैंने खरीदा, 2027 में मैंने कोई और आदमी को बेच दिया फ्लैट। ठीक है, तो मैंने तो भैया 2022 में फर्स्ट हैंड खरीदा था, मैंने 2022 में फर्स्ट हैंड खरीदा, नया नया चीज खरीदा, और मैंने 5 साल बाद 2027 में मेरा यूज्ड फ्लैट जो है मैंने किसी और को बेच दिया। तो ऑलरेडी मेरा फ्लैट क्या है, एक सेकंड हैंड गुड बन चुका था। ठीक है, अब एक चीज देखना कि ये जो फ्लैट का वैल्यू है ना 2022 के एनआई में जुड़ेगा ना 2027 के एनआई में जुड़ेगा। इसका वैल्यू जिस साल ये आउटपुट हुआ था, जिस साल ये फ्लैट बना था, उस साल के नेशनल इनकम में जुड़ता है। ये चीज याद रख लेना। बहुत तो गलती से पता है क्या लिख देते हैं कि 2022 को खरीदा हुआ अच्छा 2022 के एनआई में जुड़ेगा। नहीं, जिस साल बना है, जिस साल के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में ये योगदान दिया है, उस साल के एनआई में वो एसेट जुड़ता है। बाकी ना जिस साल आप खरीदोगे उस साल जुड़ेगा, और ना जिस साल आपसे कोई और खरीदेगा आपका ये सेकेंड हैंड कमोडिटी, उस साल भी नहीं जुड़ेगा। सेम बोल लो, ये तो मैंने आपको फ्लैट, बिल्डिंग, रियल एसेट का एग्जांपल दिया। अब पकड़ लो आप एसी पकड़ लो, कार पकड़ लो, ये सब भी कोई अगर बेचता है किसी को सेकेंड हैंड, इनका वैल्यू नहीं जुड़ेगा। क्या चीज जुड़ेगा इतना मैं बता देता हूं, ब्रोकरेज जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ब्रोकरेज। लाइक सपोज मैं अपना फ्लैट 2027 में एक ब्रोकर के थ्रू एक आदमी को बेचा। ठीक है, और ब्रोकर बेटा अपना कमीशन मार लिया, पकड़ लो 50,000 रुपया। 2027 में मैंने बेचा अपना फ्लैट, तो ब्रोकर ने 50,000 रुपया कमीशन मार लिया। तो वो जो कमीशन है ना, वो जो कमीशन है वो 2027 के साल में
एक सर्विस दिया गया है। ब्रोकरेज मीन्स व्हाट? ब्रोकरेज मीन्स अ सर्विस। ब्रोकर अपना सर्विस देता है। तो ये सर्विस जो है 2027 में दिया गया, तो ये जो ब्रोकरेज का वैल्यू है 50,000 रुपीज, जो ब्रोकर का कमाई हो रहा है, ये जुड़ता है उस साल के एनआई में। बिकॉज वो जो सर्विस दे रहा है ना, वो उस साल के करंट प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उस साल के करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखो, सेकेंड हैंड गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग का वैल्यू नहीं जुड़ता है कभी, पर उसको बेचने में जो थर्ड पार्टी का कमीशन होता है, ब्रोकरेज बोलते हैं इसको अपने, ब्रोकर्स हमारा थर्ड पार्टी हो गया, दोनों दोनों सेलर और बायर को मिलाता है वो। ठीक है, तो वो जो कमाई कर लिया उस साल, वो उस साल के एनआई में जुड़ जाएगा। ठीक है, जिसको जहां जो समझ नहीं है पूछना मेरे को। तो any commission or brokerage provided in the sale of such goods will be included since these are performed in the current year। ठीक है, जैसे यहां पे देखो मैं दिया हुआ हूं, ये गुड्स प्रोड्यूस हो गया है 16-17 के फाइनेंशियल ईयर में, पर बिका है 17-18 के फाइनेंशियल ईयर में, कोई चिंता नहीं है। ये किसके एनआई में जुड़ेगा? ये 16-17 के एनआई में जुड़ेगा, बिकॉज इस साल प्रोडक्शन हुआ था, इस साल ये फ्लैट बना था। ठीक है, चलो हमने अभी तो बात किया सेकेंड हैंड गुड्स का, अब अपने बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का। फाइनेंशियल एसेट क्या हो गया? शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स, ऑल दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स। इसका कोई रियल अस्तित्व नहीं होता है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होता है, ये बस नामकरण होता है कि अच्छा हाँ, पकड़ लो, एक पर्सन ए है, पर्सन ए के नाम पे 100 रिलायंस का शेयर है, तो मैं क्या है, पर्सन ए को रुपया दे रहा हूं और पर्सन ए मुझे 100 रिलायंस का शेयर दे रहा है, बस। तो बस लेन देन हो गया ये, बस क्या है, उन शेयरों में उसका नाम लिखा हुआ था, अब मैंने पेमेंट कर दिया उसको, तो नाउ इन दोज शेयर्स माय नेम इज रिटन। तो बस क्या है, टाइटल का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, पैसा मैं उसको दिया हूं, पैसा का ट्रांसफरेंस हुआ है और टाइटल का लेन देन हुआ है, कोई रियल एसेट इसमें जन्मा नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट को पहला बात है अपने फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड नहीं बोल सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, पर अगेन सेम चीज, एनी कमीशन और ब्रोकरेज, आज मेरे को जो वो रिलायंस का शेयर जिसके पास है, उससे कोई ब्रोकर अगर मेरे को मिलाया हो, तो ब्रोकर भी तो उस ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा कमीशन खाएगा ही, है ना, सब जगह होता है कमीशन का चक्कर। तो वो जो कमीशन है, वो अपना सर्विस का पैसा खा रहा है, तो वो सर्विस इस साल किया है, तो वो इस साल के एनआई में जुड़ेगा। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल जीरोधा बोल के एक क्या बोलते हैं फर्म है, जिससे मैं शेयर्स खरीदता हूं बेचता हूं, सर्च कर लेना जीरोधा। तो जीरोधा ब्रोकर्स हो गए, इन लोग क्या है, हम लोग उसमें शेयर्स खरीदते हैं कंपनीज का और बेचते हैं वहां पे। तो जीरोधा क्या है, हर ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत रुपया खाता है। ठीक है, तो वो जो कमीशन खा रहा है सिर्फ वो ही जुड़ता है प्रेजेंट नेशनल इनकम में, राइट। चलो, बाकी शेयर्स का क्या है, बस नाम ही चेंज हुआ है शेयर्स में, तो कल उसके नाम था, आज मेरे नाम हो गया, कल मैं बेचूंगा तो किसी और के नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। सर्विसेज, सर्विसेज का बात हो रहा है, गुड्स का नहीं, यहां सर्विसेज का बात हो रहा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दीज आर नॉट इंक्लूडेड। लाइक से फॉर एग्जांपल, अपने घर पे पेरेंट्स है, मम्मी घर पे खाना बनाती है, ठीक है, तो मम्मी घर में खाना बनाती है, इट्स जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हर फैमिली, है ना। तो उस चीज का हम लोग पेमेंट ना देते हैं उनको, कुछ पेमेंट नहीं देते ना, तो वो सर्विस कर रही है घर के सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो ये सब चीज का जो वैल्यू है वो एस्टिमेट कर पाना इम्पॉसिबल है, कि मम्मी हर दिन, अच्छा मम्मी हर दिन सर्विस दे रही है 3 टाइम्स अ डे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 टाइम्स अ डे मम्मी सर्विस दे रही है, तो अपने कुछ वैल्यूएशन नहीं कर सकते उसका। अगर वैल्यूएशन कर पाते तब तो नेशनल इनकम में जुड़ जाता, पर वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सर्विसेज मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गैमेट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है,
सो हाँ, ये सब क्या है, परफॉर्म्ड होता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इनका एस्टिमेशन नहीं हो पाता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल क्या हो गया, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ कुकिंग मील्स फॉर हर फैमिली इज एक्सक्लूडेड। पर पकड़ लो मम्मी मास्टर शेफ बन गई, कोई बड़े से 5 स्टार होटल में मम्मी क्या है, शेफ का काम संभाल रही है, लाखों रुपया कमा रही है उसमें से, तो वो चीज क्या है, वो कमर्शियल चीज हो गया, वो एक मार्केट का चीज हो गया। ठीक है, तो उस चीज का जो वैल्यू है, लाख रुपए महीना कमा रही है अगर, तो उस चीज का जो वैल्यू है वो एनआई में जुड़ता है, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एनी मोर। ठीक है, तो याद रखो, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। पर नेक्स्ट पॉइंट में जैसा देखेंगे अपने, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड। ठीक है, गुड्स का अगर आप लोग सेल्फ कंजम्पशन करते हो तो दैट इज वेरी मच इंक्लूडेड। काय को, बिकॉज वो गुड जो है वो इस साल का प्रोडक्शन है। ठीक है, भले ही वो मार्केट प्लेस रीच नहीं करता, पर इस साल का प्रोडक्शन है वो, तो उस चीज का अपने एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। लाइक मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक फार्मर जो है वो 100 किलो वीट बनाया, ग्रो किया 100 किलो वीट, कितना तो किलो बेच दिया था, 10 किलो उसने और उसकी फैमिली ने कंज्यूम कर लिया। तो वो 10 किलो जो कंज्यूम किया ना उसके फैमिली ने, उसका मार्केट वैल्यूएशन होगा, पकड़ लो एक एक किलो का अगर 10 रुपया है, मान के चलो एक एक किलो का 10 रुपया है, तो 10 इंटू 10 हो गया 100 रुपया। तो मान के चलेंगे अपने कि 100 रुपए का सेल्फ कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, तो ये 100 रुपया जुड़ता है नेशनल इनकम में। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं जुड़ता, पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये जुड़ता है नेशनल इनकम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर इंक्लूडेड। ओन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, पकड़ लो मेरे पास आ गया 50 लाख रुपया, अब मेरे को मैंने कहीं मैं घर बनाऊं। ठीक है, कोई बिल्डर ने घर बनाया, मैं वो घर जाके खरीद रहा हूं, या बिल्डर ने फ्लैट बनाया, मैं फ्लैट जाके खरीद रहा हूं, या उसका बात नहीं हो रहा है। यहां बात हो रहा है कि मैं अपने पैसे से खुद एक जगह में मकान बनवा लिया। ठीक है, अपने रहने के लिए मकान बनवा लिया मैं, तो वो भी तो इस साल के आउटपुट में आ रहा है, वो भी तो गुड ही है, सर्विस नहीं गुड है ना, वो भी इस साल उसका उत्पादन हो रहा है, इस साल उस हाउस का प्रोडक्शन हो रहा है। भले ही मैं अपने रहने के लिए वो बना रहा हूं, बट इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ओन अकाउंट मतलब क्या हो गया, खुद का प्रोडक्शन, खुद से करेंगे प्रोडक्शन हम लोग। ठीक है, अगर अपने फर्म्स का बात करें तो पकड़ लो कोई फर्म जो है खुद से फैक्ट्री बनवा लिया कहीं पे, जैसे बंगाल में 5-6 साल पहले, 10 साल पहले सिंगूर का बात हुआ था। सिंगूर में क्या है, हमारे रतन टाटा जी है, वो नैनो का प्लांट बनाने आए थे, तो खुद से जो फैक्ट्री बना रहे हैं उन लोग, तो वो भी नेशन के डेवलपमेंट में करंट आउटपुट का पार्ट है वो भी, तो वो भी जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग कोई बनाता है हाउस होल्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, या फैक्ट्री कोई बनाता है फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, दीज विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, ये सब इंक्लूड होगा। बेसिकली जो भी करंट ईयर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो सब अपने इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हाँ, जिसका वैल्यूएशन होना थोड़ा मुश्किल है, लाइक सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसका वैल्यूएशन होना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको हटा ही देते हैं अपने। ठीक है, इट इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो बच्चों, ढंग से देखना ये चीज क्या है। या तो लोग रहते हैं ओनरशिप के घरों में, या तो रेंटेड प्लेस में रहते हैं। ठीक है, अब रेंटेड प्लेस में रह रहे तो समझ में आ रहा है, चलो अगर महीना का लग रहा है 15,000 रुपया, तो वो 15,000 रुपया नेशनल इनकम में जुड़ेगा, वो समझ में आता है, वो एक्चुअल पॉकेट से निकल रहा है।
किसी का कमाई हो रहा है उससे, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, रेंटेड प्लेस है, पूरा समझ में आ रहा है। पर यहां पे अपने को एक चीज समझना है, यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, इम्प्यूटेड रेंट का। इम्प्यूटेड बोलो, एस्टिमेटेड बोलो, दीज मीन द सेम थिंग। इम्प्यूटेड, एस्टिमेटेड, इसका मतलब क्या, फॉलो करो। जो भी इंसान ओनरशिप के घरों में रहता है, वो भली रेंट नहीं देता होगा, पर वो जो लोग रेंट देते हैं, जो रेंट देते हैं उन लोग जो हाउसिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं, सेम तो ओनरशिप वाला फ्लैट भी करता होगा, है ना। आज रेंटेड प्लेस में जो लोग जैसे रह रहे हैं, सेम तरीके से तो ओनरशिप वाले भी रहते हैं, तो दे आर एंजॉइंग सिमिलर हाउसिंग सर्विसेज। बस फर्क क्या है कि वो रेंट नहीं देते क्योंकि उनका ओनरशिप का फ्लैट या बिल्डिंग है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना समझना, कि नेशनल इनकम में उस जगह का, उस फ्लैट का एस्टिमेटेड रेंट भी ऐड हो जाता है। समझ में आया? उस जगह का एस्टिमेटेड रेंट भी ऐड हो जाता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, कोई बंदा ओनरशिप के फ्लैट में रह रहा है जो 1500 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, और उसके एरिया में 1500 स्क्वायर फीट का पकड़ लो फ्लैट का रेंट होगा 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो भले ही वो तो ओनरशिप में रह रहा है, 10,000 रुपीज नहीं दे रहा है एवरी मंथ, पर अपने जो एनआई के ऑफिशियल्स है, जो सीएसओ है, सेंट्रल जो अपना स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इन लोग क्या है उस चीज को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, कि आपके एरिया में 1500 स्क्वायर फीट का रेंट कितना लग रहा है, 10,000। तो आपका भी एस्टिमेटेड रेंट, भले आप ओनरशिप में रह रहे हो, आपका एस्टिमेटेड रेंट 10,000 हम लोग ऐड कर देंगे नेशनल इनकम में। देखो यहां पे बस ये समझने का अपने को, कि अगर आप रहते हो रेंटेड प्लेस में, ठीक है, तो आपका रेंट जो है, जो एक्चुअल रेंट है, वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, ठीक है। और जिन लोग ओनरशिप में रह रहे हैं, उनका रेंट तो लगता नहीं है, पर उनका एस्टिमेटेड रेंट जुड़ेगा, उनका एस्टिमेटेड रेंट जुड़ेगा उस साल के एनआई में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इन लोग एनआई में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, बिकॉज जो ओनरशिप के फ्लैट में रह रहे हैं, उन लोग भी तो सिमिलर हाउसिंग सर्विसेज, उन लोग भी तो सिमिलर हाउसिंग सर्विसेज करंट ईयर में एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि हमारे रेंटेड भाई बहन कर रहे हैं, वैसा सेम हाउसिंग सर्विसेज तो ओनरशिप वाले लोग भी कर रहे हैं ना। और सर्विस का मतलब क्या हो गया, करंट ईयर का बात है ना, करंट ईयर में ही रह रहे हैं उन लोग, तो करंट ईयर का रेंट जो है वो जुड़ेगा करंट ईयर के एनआई में, ठीक है। मुस्कान समझ में आया? हाँ भैया। इट इज जस्ट बिकॉज कि उन लोग करंट ईयर में जिसका एनआई अपने नापने में तुले है, उसमें सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं उन लोग, ठीक है। उनके पॉकेट से कोई रेंट नहीं लग रहा है, पर एनआई निकालने के पर्पज से अपने को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि रेंट उनके पॉकेट से लग रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट अपने देखेंगे, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। हाँ, अपने फार्मर का एग्जांपल ले लो, वो फार्मर जो 100 किलो वीट प्रोड्यूस किया था, आई थिंक उसका ना 20-30 अनसोल्ड स्टॉक था, 20-30 किलो, लास्ट क्लास के एग्जांपल में बताया था मैं, 20-30 किलो अनसोल्ड स्टॉक था। तो दैट इज व्हाट, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड, राइट। तो वो चीज को फाइनल गुड मानेंगे अपने, और उस साल के एनआई में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहां देखो, XYZ ने 10 टन कोल बाई किया और सेम ईयर में 8 टन यूज कर डाला, तो ये 8 टन बन गया है इंटरमीडिएट गुड। बाकी 2 टन क्या है, इट विल एक्ट एज अनसोल्ड स्टॉक, इट विल एक्ट एज इन्वेंट्री, इट विल एक्ट एज अ फाइनल गुड फॉर द करेंट ईयर। और अपने को पता है नेशनल इनकम में किसका वैल्यू जुड़ता है, फाइनल गुड का वैल्यू जुड़ता है, ठीक है। ये चीज आ गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं डिफिकल्टीज इन एस्टिमेशन, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले तो रीडिंग इसको मार लेना, यहां से क्वेश्चन कुछ नहीं आता है ऐसे, तो चिंता करने का बात नहीं है, ठीक है, ओके।
बच्चों क्या यहां सब कुछ क्लियर था आप लोगों को प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड का? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। सब लिखते जाओ या बोलते जाओ। और ये सब चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस भी कैसा आता ना बच्चों, अपने को कुछ सिचुएशन दे देगा और बोलेगा कि क्या ये नेशनल इनकम में ऐड होगा कि नहीं। ठीक है, लाइक पकड़ लो क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं, ठीक है सर्विस का एग्जांपल ले लो चलो, कि ना एक टीचर ने अपने ही बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया एक टीचर ने अपने बच्चे को चैप्टर पढ़ाया, उसे फीस तो लेगा नहीं वो, तो अब उस चैप्टर को वो पढ़ाया है, तो वो सीएसओ वाले ऑफिशियल्स को तो पता नहीं उस चीज के बारे में। अगर पता होगा भी तो थोड़ी ना इतना माथा लगाएंगे वो कि वो एक चैप्टर का फीस के हिसाब से कॉस्ट क्या होता होगा, तो हम जोड़ेंगे एनआई में, तो वो उस चीज का वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो दिस विल नॉट बी एडेड टू द नेशनल इनकम। ठीक है, सो ऐसा सिचुएशंस आएगा और अपने को बताना पड़ेगा कि एनआई में इंक्लूड होता है कि नहीं। चलो ओके गाइस, नेक्स्ट अप इज इनकम मेथड। वैल्यू एडेड हुआ खत्म, अब एक नया शुरुआत करते हैं अपने विद इनकम मेथड। इनकम मेथड बड़ा सिंपल है, अपने को पता है एलएलसीई क्या कमाता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर क्या क्या कमाता है, आरडब्ल्यूआईपी। तो बस यही चीज है, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में आरडब्ल्यूआईपी सबका ऐड कर देंगे। आरडब्ल्यूआईपी ऐड हो गया, बाहर से जोड़ देंगे एनएफआई, अपने को मिल जाएगा नेशनल इनकम, खत्म। सो फंडामेंटली इस मेथड में अपने क्या देखेंगे, बस यही चीज, पहले निकालोगे डोमेस्टिक इनकम, दैट इज व्हाट एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगा, आरडब्ल्यूआईपी नेशन का जोड़ दोगे, खत्म। उसके बाद अपने एनएफआई ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम, खत्म। ठीक है, तो यहां पे अपने सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड करेंगे, बिकॉज आरडब्ल्यूआईपी का मतलब होता है फैक्टर इनकम। बस ख्याल रहे एक चीज का कि ट्रांसफर इनकम कभी भी ऐड मत कर देना, इसके प्रिकॉशंस में खैर देखेंगे वो चीज अपने, कि सिर्फ फैक्टर इनकम ऐड होता है। क्यों, बिकॉज फैक्टर इनकम का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति ने या तो कोई गुड प्रोड्यूस किया है या तो उसने कोई सर्विस प्रोड्यूस किया है, उसके बदले उसको फैक्टर पेमेंट मिला है, मेहनत का फल। पर ट्रांसफर इनकम तो क्या है, मेहनत का फल तो होता नहीं है, वो तो बस मिल जाता है ना। आप लोग को पॉकेट मनी मिलता है, आपका वो ट्रांसफर इनकम है, कुछ काम तो किया नहीं आप लोग उसके लिए। वैसे गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, वो उसका ट्रांसफर इनकम हो गया। गवर्नमेंट टैक्स कमाने के लिए कुछ काम नहीं किया है, ठीक है, टैक्स को यूज जैसे ही करे वो टैक्स के मनी को, पर टैक्स को कमाने के लिए कुछ काम नहीं किया है। सो ऑल दीज आर नेवर एडेड। ठीक है, कुछ इसीलिए आपका बुद्धि दौड़ रहा होगा कि नेशनल इनकम इज नेवर वैल्यूएटेड एट मार्केट प्राइस, इट इज वैल्यूएटेड एट फैक्टर कॉस्ट। देयर इज अ रीजन why national income is NNP at FC and not NNP at MP, because MP would have meant including taxes, but since these are transfer payments, these should not be added. ठीक है, ओके। यहां बात करेंगे अपने इनकम मेथड का। बच्चों एक्सपेंडिचर पूरा भूल जाओ, एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं, खर्चा का स्कीम से मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ इनकम से मतलब है, तो उसी एंगल से सोचना, कमाने वाला चीज सोचना यहाँ पे। ठीक है, क्या है इस मेथड में, इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज आर एडेड अप। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज से ही समझ में आता है कि यहां कैसे इनकम ऐड होंगे, यहां फैक्टर इनकम्स ऐड होंगे एंड नॉट ट्रांसफर इनकम। यहां फैक्टर इनकम ऐड होंगे एंड नॉट ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ओके। जब हम लोग सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड कर देते हैं ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तब जाके वो डोमेस्टिक इनकम बनता है, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी खैर हमने ऊपर भी देखा हुआ है वैल्यू एडेड मेथड में, दिस वाज द सेकंड लास्ट स्टेप।
इसी में हमने ऐड किया था NFIA, तो हमें नेशनल इनकम मिल गया था। ठीक है, और इनकम मेथड का क्या क्या एलियासेस है, क्या क्या अल्टर ईगो है, क्या क्या डिफरेंट नेम्स है, देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। तो फैक्टर इनकम मेथड को अपने फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोल सकते हैं, बिकॉज कोई पेमेंट कर रहा है तभी ना किसी का इनकम हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ all the incomes received by the factors of production। कौन फैक्टर इनकम प्राप्त करता है? LLCE। क्या चीज के लिए प्राप्त करता है? फॉर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो LLCE जो RWIP गेन करता है, उन सबको ऐड कर दो। उन सबको ऐड करने से नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज इनकम मेथड। वापस से पढ़ते हैं, इसको फॉलो करना। फॉलो कर लो। इनकम मेथड रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल द इनकम्स रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर in the form of RWIP to obtain the national income। ठीक है, ओके। अब अपने कंपोनेंट्स में आते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू दी कंपोनेंट्स। अब मैं यहां बना के दिखाता हूं इस चीज को, ढंग से फॉलो करना। पहले आइडिया लो, फिर अपने ढंग से पढ़ेंगे ताकि दूसरी बार रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, देखो, अपने को पता है कि इनकम मेथड में किसको अपने को मेनली ऐड करना है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। देखो, अपने को पता है ब्रॉडली कंपोनेंट्स होगा तो क्या होगा यार? RWIP ही होगा, बिकॉज दीज आर द इनकम्स ओनली, राइट? ओके, यहां वेज को थोड़ा अलग कर दो। वेज को अलग कर दो। वेज आ गया यहां पे, दीज आर द वेजेस। और नॉन वेजेस क्या आ गया बच्चों? नॉन वेजेस यहां पे आ गया। ये आ गया वेज और ये आ गया नॉन वेज। नॉन वेज नॉन वेजेस क्या हो गया? RIP, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, फाइन। अब नेशनल इनकम के दुनिया में वेजेस को अपने बोलते हैं COE। शायद मैं ये बताया भी हूं पहले आपको प्रीवियस क्लासेस ऑफ नेशनल इनकम में। COE का मतलब है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। What is COE? COE is compensation of employees, which refers to wages and salaries। ठीक है, आदमी कहीं जॉब कर रहा है तो वो वहां मेहनत कर रहा है, वहां जॉब कर रहा है, वहां समय लगा रहा है, अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कंपेंसेट करो। आप फर्म कैसे कंपेंसेट करेगा उस इंसान को? सैलरी देकर, वेज देकर। सो इसको अपने क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ओके। इसका 3 पार्ट है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का बच्चों 3 पार्ट है। एक है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, लाइक पकड़ लो, अगर किसी को सैलरी मिलता है 50,000 रुपया हर महीना, तो वो क्या हो गया? वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो गया। नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया। Cash talks about the monetary aspect of COE and kind relates to the non-monetary aspect of COE। बहुत सारा अलग अलग प्रिविलेजेस देता है एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को। लाइक बहुत जगह ऐसा आप लोग सुने होंगे कि एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है ना? फ्री का जगह मिल रहा है रहने का, जाओ उस फ्लैट में रहो, जब तक तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो, लो ये फ्लैट तुम्हारा। बहुत जगह पर्सनल कार मिल जाता है, पर्सनल लैपटॉप मिल जाता है यूज करने के लिए, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज वर्किंग इन दैट कंपनी। ठीक है, तो ये तो काइंड हो गया ना बेसिकली, इट इज अ नॉन मॉनेटरी थिंग।
तो इसका भी वैल्यूएशन जुड़ता है नेशनल इनकम में, बिकॉज दिस इज ओवर एंड अबव वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, ओके। थर्ड चीज क्या हो गया, जरा गौर फरमाना सब। थर्ड हो गया एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्या हो गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। क्या है कि आप लोग के पेरेंट्स अगर जॉब करते हो तो उनसे पूछना इस चीज को लेके कि जो उनका सैलरी होता है ना, वो पूरा का पूरा सैलरी उनको मिलता नहीं है। हाँ, टैक्स भी कटता है, ठीक है, पर टैक्स को छोड़ के भी उसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना, वो एम्प्लॉयर जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में उनके नाम से भर देता है। लाइक प्रोविडेंट फंड हो गया, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, ये सब चीजों में भर देता है, जो सोशली एक आदमी को फुलफिल, मतलब सोशली एक आदमी को वो बेनिफिट पहुंचाए। देखेंगे अपने आगे इस चीज को, ठीक है। अभी समझ लो कि एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन भी करता है अपनी तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी सीओई का ही पार्ट है। ठीक है, ओके। तो हमने समझा क्या कि वेजेस को एक्चुअली अपने बोलते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो 3 पार्ट में बटा है, 3 पार्ट्स में बटा है ये। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, एंड एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज, ट्रिपल एस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों आरआईपी के पार्ट में, नॉन वेजेस वाले पार्ट में आ जाओ। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। बिकॉज फर्म जो ऑपरेट करता है, फर्म जो दिन रात वर्क करता है, काम करता है, उसके लिए उसको वो लैंड यूज करता है, रेंट देना पड़ता है उसके लिए, वो कैपिटल यूज करता है, लोन लेता है ना किसी से, लोन पे उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और जो एंटरप्रेन्योर दिन रात मेहनत करता है वहां पे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसको प्रॉफिट कमा के देता है फर्म। तो फर्म के लिए ये सारे, ये तीनों चीज जो है, फर्म उसको बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ओके। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, रॉयल्टी आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्रॉफिट आ जाएगा। ये आरआईपी तो अपने को पता था, ये ससुरा रॉयल्टी कहां से आ गया। रॉयल्टी का मतलब मैं बताऊंगा अच्छे से, अभी बस इतना सा चीज समझ लो। रेंट मतलब हो गया धरती के ऊपर, रॉयल्टी मतलब हो गया धरती के नीचे। अब समझेंगे इसको जब समझेंगे, ठीक है। फिलहाल अपने अब प्रॉफिट का भी सब सेक्शंस देखते हैं, सब पार्ट्स देखते हैं, ढंग से फॉलो करना। आज देखो एक फर्म कमा रहा है कुछ, फर्म पकड़ लो 10,000 रुपीज कमाया, कॉस्ट वॉस्ट लग गया 4,000 रुपया, तो 10,000 माइनस 4,000 कॉस्ट जो लगा है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, बचेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया फर्म का, 6,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब 6,000 रुपया जो है बच्चों, वो पूरा का पूरा मालिक के हाथ में नहीं जाता है। 6,000 रुपया जो प्रॉफिट कमाया है वो पूरा का पूरा मालिक के हाथ में नहीं जाएगा, उसका भी 3 बंटवारा होता है। क्या बंटवारा होगा, जरा देखो। प्रॉफिट का 3 बंटवारा क्या होता है, देखो। देखो, एक इंडिविजुअल जो इनकम कमाता है, उसके बदले गवर्नमेंट को देगा इनकम टैक्स। वैसे एक फर्म, एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट कमाता है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस उसको भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सिर्फ इंडिविजुअल ही क्यों दे, क्या फर्म देगा नहीं टैक्स। तो फर्म जो अपने प्रॉफिट में से टैक्स देता है गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो याद रखना, इंडिविजुअल पेज इनकम टैक्स and corporate firms, producers, sellers, they pay
कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है, ये तो गवर्नमेंट के पास चला गया। दूसरा हिस्सा है डिविडेंड। आज फर्म को ना एक आदमी ही रन नहीं करता है, फर्म में पैसा बहुत लोग लगाए हुए होते हैं। आज पकड़ लो रिलायंस का शेयर हो गया, अगर आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो, चाहे एक शेयर भी खरीद लो रिलायंस का, इसका मतलब क्या है यू समवॉट ओन रिलायंस। भले वो नेग्लिजिबल है, आपका जो पावर है वो नेग्लिजिबल है बिकॉज यू आर ओनिंग जस्ट वन शेयर, बट इवन देन रिलायंस के बुक्स में आप उसके एक ओनर कहलाओगे। सोचो, वी ओन रिलायंस बॉय, ठीक है। तो आप उसका एक शेयर खरीद भी लेते हो तो इसका मतलब आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, ऑलराइट। तो रिलायंस जो कमाएगा, जो प्रॉफिट कमाएगा, थोड़ा सा पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स, जो ए अपने ओनर्स को भी देगा, ठीक है। तो डिविडेंड जो है वो जाता है शेयर होल्डर्स के पास, प्रॉफिट का हिस्सा है ये, ठीक है। ओके, लास्ट जो बच जाता है इन सबको खुश करने के बाद, गवर्नमेंट खुश हो गया, शेयर होल्डर्स खुश हो गए, अब मुकेश अंबानी जी का बारी है। अब मुकेश अंबानी जी क्या है, अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स रखेंगे, जो लाखों लाखों करोड़ों रुपया जो है वो अपने पास मुकेश अंबानी जी रखेंगे। उसको बोलते हैं या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या तो रिटेन्ड अर्निंग्स, या तो रिजर्व्स, सरप्लस, जो बोलना है बोलो, ठीक है। कितना बढ़िया चीज है ये सब, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स वो क्यों रखता है, इस चीज से लगता है कि उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना है आगे, या कुछ कोरोना वोरोना आ जाए, सेल होना खत्म हो जाए हमारी कंपनी का सामान, तो उस समय भी सर्वाइव करने चाहिए हम लोग को। तो टू मीट इमरजेंसीज भी, टू मीट द एक्सिजेंसीज, द पेरिल्स ऑफ लाइफ, रिटेन्ड अर्निंग्स उस समय एज अ वॉर चेस्ट काम आता है ये, ठीक है। सो प्रॉफिट का भी हिस्सा मैं समझा दिया आपको, ओके, वेरी गुड। स्टिल एक और हिस्सा है बच्चों इसका। अब आप बोलोगे यार RWIP को तो अपने छन्नी छन्नी कर दिए, W बेटा यहां पे आ गया, RIP यहां पे आ गया, अब तीसरा चीज क्या बचा है, तीसरा चीज इनका मिक्सचर बच गया। तीसरा चीज जो है, थर्ड कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम। थर्ड कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है ना, जिन लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिन लोग किसी के अंडर काम नहीं करते, जिन लोग पकड़ लो फ्रीलांसिंग करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन लोग के केस में क्या होता है ना, उन लोग जो कमा रहे हैं, उस कमा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, पर उसमें से रेंट में कितना पार्ट जाएगा, वेजेस में कितना जाएगा, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में कितना पार्ट जाएगा, उसमें से वो सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इसका मैं बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको दूंगा, मेरा मस्त बनाया हुआ एग्जांपल है AD&C को लेके ही, तब एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा ये चीज क्या है, ठीक है। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, मिक्स्ड इनकम क्या है, RWIP का आइडियल ब्लेंड, ठीक है। ये ऐसा इनकम है जिसको आप या रेंट में, या वेजेस में, या इंटरेस्ट में, या प्रॉफिट में सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आओ, with this in mind, let's delve deeper into this territory. फिलहाल सबको समझ में आ गई ब्यूटीफुल सा फ्लो चार्ट, क्लियर है? हाँ भैया। भैया एक बार मिक्स्ड इनकम बता सकते हैं? बोला तो मैंने मिक्स्ड इनकम मैं बताऊंगा आगे, मेरा एग्जांपल दिया हुआ मस्त वाला वहां पे, वो देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। बस अभी के लिए याद रखो, 5 मिनट्स के लिए बस याद रखो कि मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है, ऐसा इनकम जो मिक्स्ड है, जो RWIP से मिला के बनाया हुआ है, ठीक है। ब्यूटीफुल सा एग्जांपल मैं दूंगा AD&C को लेके, जहां मैं ही ओनर हूं, मेरा खुद का लैंड है, मेरा खुद का कैपिटल लगा हुआ है, और मैं लेबर भी खुद हूं। सोचो, एंटरप्रेन्योर भी मैं हूं और लेबर भी मैं हूं, ये जानेंगे अच्छे से वहां पे पूरा, ठीक है। ओके,
फाइन देन। तरंग बाबू मेरे को बताओ, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस थिंग, इनकम? The components are mixed income, wages, and operating surplus. क्या बोलते हैं वेजेस को अपने? Compensation of employees. ठीक है, और तीसरा चीज क्या था? Rent, interest और profit. उसको क्या बोलते हैं अपने? Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस, बिल्कुल सही। ऊर्जा मेरे को बताओ, COE इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, एंड नेम देम। 3 parts. Wages and salaries in cash, in kind, or employers' contribution to social security scheme. Would employers contribution to social security schemes? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा तो वो तो अपना वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में जुड़ गया। पकड़ लो, उसको कैश में महीना का मिल रहा है 50,000 रुपीज, मिल रहा है 50,000 रुपीज, तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में वो वैल्यू आ चुका है। अब उसमें से एम्प्लॉई को जो भी करना है करे, वो पूरा का पूरा 50 वो डाल दे ट्रिपल एस में, कोई चिंता नहीं है। क्यों जुड़ेगा वापस से? वो तो एक हेडिंग में जुड़ चुका है, इन कैश वाले हेडिंग में। अब उसका जो करना है वो करे। अब एम्प्लॉयर जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ट्रिपल एस। ठीक है, ओके। रिया, टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस? Rent, royalty, wage, profit और interest. ठीक, वेरी गुड। रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। चलो अंकित मेरे को बोल पाएगा बाबू, प्रॉफिट का कितना टुकड़ा होता है? भैया 3 पार्ट्स, कॉर्पोरेट उत्तर दे। टैक्स। 3 पार्ट्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वेरी गुड, ठीक है। प्रॉफिट का 3 पार्ट क्या हो गया? एक गवर्नमेंट के हाथ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक जाता है शेयर होल्डर्स के हाथ डिविडेंड्स, और एक जाता है एंटरप्रेन्योर के पास, ओनर के पास, मुकेश अंबानी जी के पास। उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल लो, रिटेन्ड अर्निंग्स बोल लो, सब सही है। चलो ठीक है। लास्ट बचा अपना मिक्स्ड इनकम, जो कि एक समावेश है RWIP का। इसको ढंग से कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल के साथ जानेंगे अपने, जब उसके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ फटाफट इसको देखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। ये ब्यूटीफुल सा आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम क्या हो गया? COE, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। COE में 3 चीज आता है, कैश, काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। Operating surplus is of 2 types, income from property and income from entrepreneurship. Property मतलब real asset, ठीक है। रेंट, रॉयल्टी आता है उसमें से, आपका पैसा भी तो एसेट है ना, उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, ओके। अब प्रॉफिट का मैंने बताई दिया आपको, कॉर्पोरेट टैक्स एक उसका भाग है, एक डिविडेंड है और एक रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर आपको अभी तक याद हो गया ये, तो यू गाइस आर ब्रिलियंट, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट देखते हैं इन चीजों के बारे में। बस यही है जो है इनकम मेथड में, और क्या है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस इसी चीज को अपने को ढंग से समझना है। आ जाओ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE refers to payments made by employer to their employees। किस लिए? मतरकस्ती करने के लिए, मस्ती करने के लिए नहीं, for rendering their productive services, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल बेनिफिट्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, दैट दी एम्प्लॉइज रिसीव। एक चीज मैं लॉजिकली पूछना चाहूंगा आप लोगों से, मेरे को बताओ, अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कार दिया पर्सनल यूज के लिए, तो इज द एम्प्लॉई गेटिंग बेनिफिटेड हेयर? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दिया है पर्सनल यूज के लिए, तू यूज कर इसको पर्सनल यूज में,
तो क्या एम्प्लॉई को यहाँ बेनिफिट मिला है क्या? हाँ भैया। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया भैया, गाड़ी मिल गया फ्री में पर्सनल यूज करने के लिए, और क्या चाहिए? तो दिस इज द इनडायरेक्ट बेनिफिट दैट द एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड। ये बताओ तो सीओई के कौन से खंड में जोड़ेंगे अपने? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। नहीं बाबू, Wages and salaries in Wages and kind. salaries in kind. वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया ये, ठीक है? ओके, अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दिया है जस्ट फॉर कमर्शियल यूज, जस्ट फॉर कमर्शियल यूज, कि तुम इसको बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसके लिए ही यूज करोगे, तो इज द एम्प्लॉय गेटिंग बेनिफिटेड? नो भैया। नहीं। नो, बिल्कुल सही। द एम्प्लॉय इज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। भैया बिजनेस का काम से गाड़ी मिला है उसको, वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही यूज कर सकता है, अपने बीवी बच्चों अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए यूज नहीं कर सकता उसको। ये चीज जो है, जो कमर्शियल यूज के लिए उसको दिया गया है, ये उसका बेनिफिट नहीं है। तो ना ये कैश में आएगा, ना ये काइंड में आएगा, ना ये ट्रिपल एस में आएगा। इसको अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस। आगे देखेंगे इसको अपने क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का खर्चा है, एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है? अब एक चीज मेरे को बताओ, दिवाली के समय एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को कपड़ा लता दिया, दो तीन जीन्स दे दिया, क्या है ये? वेजेस एंड सैलरी। ये क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया, ठीक है? ये उसके पर्सनल यूज के लिए है। पर पकड़ लो, अगर फर्म उसको एक यूनिफॉर्म देता है कि एम्प्लॉय भाई मेरे, तुझे यूनिफॉर्म पहन के रखना पड़ेगा। लाइक पकड़ लो, सबवे में जाते तो वहां का जो स्टाफ है उन लोग यूनिफॉर्म पहन के रखता है। आप अर्बन क्लैब को घर बुलाते हो तो वो अर्बन क्लैब का क्या है, लोगो वाला वो यूनिफॉर्म पहन के रखता है। क्या इसमें एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है कुछ? नहीं। यूनिफॉर्म तो भैया कंपल्शन है, इसको आपको पहनना ही पड़ेगा। भाई कपड़ा अगर देते हो अलग से खुशी के मारे या कुछ ओकेजन में, तब तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया। पर अगर एम्प्लॉयर बिजनेस के लिए आपको कुछ यूनिफॉर्म पहनने को दे रहा है, तो वो इन तीनों में ही नहीं जुड़ेगा। अगेन जस्ट लाइक बिफोर, ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बिजनेस का, ये खर्चा है बिजनेस का, ठीक है? आओ इस चीज को देखेंगे ढंग से। ओके, सो सीओई का बच्चों 3 एलिमेंट है। मुस्कान समझ में आ रहा है तुमको? हाँ भैया। अब आओ सीओई के तीनों एलिमेंट्स को अपने देखते हैं, फॉलो करना। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो मॉनेटरी वैल्यू है, इट इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स। एग्जाम्पल वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, बोनस हो गया जो दिवाली के समय मिलता है, डियरनेस अलाउंस हो गया, ये बेसिकली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनको मिलता है अगर उस महीना इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया तो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ये टेम्पररी होता है और ये सिर्फ उन महीनों में ही मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जिन लोग इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट कमीशन हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये सब पैसा का लेन देन है, इसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है? अब इसमें से क्या एक्सक्लूडेड है, फॉलो करो, जो मैं आपको बता चुका हूं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। पकड़ लो, एम्प्लॉयर ने कोई बंदे को, अपने एम्प्लॉय को कहीं भेज दिया, ट्रिप में भेज दिया कि तू वहां जा, ऑडिटिंग करके आ जा वहां का। तो वो आदमी पेड ट्रिप में जा रहा है, एम्प्लॉयर सारा खर्चा उठा रहा है उसका, तो वो जो भी खर्चा करेगा वहां पे, मान लो 1 हफ्ते का ट्रिप में गया कंपनी के हिसाब से, कंपनी के कारण, तो उसका लग गया 50,000 रुपीज।
तो कंपनी उसको रीइंबर्स करके दे देगा। वो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहा है उसको, बस जो उसका लगा है बिल ले लेगा, उससे प्रूफ ले लेगा और उसको रीइंबर्स कर देगा। टोटल 0 हो गया, 50 लगा, 50 कट गया, 0 हो गया। ठीक है, तो these will not be added to the COE part। ठीक है, कुछ भी रीइंबर्समेंट होता है फॉर ऑफिशियल पर्पसेस जो एम्प्लॉइज इनकर करता है, वो एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम सीओई, बिकॉज ये जो भी खर्चा पानी है ये बिजनेस खर्चे में दिखाता है, बिजनेस अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दिखाता है। इसमें एम्प्लॉय को एज सच कोई बेनिफिट नहीं हुआ सिवाय इसके कि अच्छा जगह उसको घूमने मिल गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रैवल अलाउंस रिलेटेड टू बिजनेस वर्क। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अपने आते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, दैट इज द नॉन मॉनेटरी पार्ट। पकड़ लो, दिवाली आया, ए ले कांजू, ले बर्फी, सब जगह एम्प्लॉयर क्या है, कांजू बर्फी बंटवा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, ये सब काइंड है, दीज आर नॉट कैश, दीज आर फिजिकल एंटिटी, तो इन सब का वैल्यू भी जुड़ता है। ऑलराइट, इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। गूगल में तो क्या है, बड़ा बड़ा पार्क भी है उनके ऑफिस में, कॉफी मशीन्स है, बड़े बड़े अम्यूजमेंट वाला भी जगह है, मूवी भी देख सकते हो आप। तो ये सब सर्विसेज जो देता है वहां का एम्प्लॉयर, इसको क्या बोल सकते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, इसका इम्प्यूटेड वैल्यू जो है वो जुड़ता है नेशनल इनकम में। समझ में आ गया, कांजू बर्फी 2-3 किलो बंटवा दिया, अब उसका जो खर्चा हुआ है, जो उसका इम्प्यूटेड वैल्यू है वो जुड़ेगा नेशनल इनकम में। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन पकड़ लो, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, सब्सिडाइज्ड फूड हो गया, या रिक्रिएटिंग फैसिलिटीज इन द ऑफिस हो गया, फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो गया। व्हाट इज फ्री ट्रांसपोर्टेशन? कि ऑफिस से गाड़ी निकलता है, आपके घर छोड़ देगा, आपके घर से नेक्स्ट डे आपको पिकअप कर लेगा, तो वो क्या है, काइंड हो गया। ठीक है, ओके, आपको कंपनी कोई पैसा नहीं दे रहा है एक्स्ट्रा, आपको कंपनी कार का सर्विसेज दे दिया है, दैट्स इट। ठीक है, आ जाओ, इसमें क्या है फॉलो करना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस वाली चीज अपने वापस से देखेंगे। कोई भी चीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है विच इज नेसेसरी फॉर वर्क, जहां एम्प्लॉय नहीं जी हमें नहीं लेना, ये ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता, उसको लेना ही पड़ेगा, तो उस चीज को अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं बिजनेस एंटरप्राइज का, एंड एज ऑलवेज इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीओई। एग्जाम्पल क्या आ गया, यूनिफॉर्म्स जो वो पहनेगा, जरूर पहनेगा वर्क करने के समय, ड्यूटी के समय, या व्हीकल्स उसको जो दिया है जस्ट फॉर वर्क ओनली, नॉट फॉर लेजर, नॉट फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं जुड़ता है सीओई में, बिकॉज ये सब खर्चा है बिजनेस का, ये कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया एम्प्लॉय को। ठीक है, चलो लास्ट अपने आते हैं बच्चों ट्रिपल एस की तरफ, ट्रिपल तलाक। एम्प्लॉयर्स में ये शब्द अपने को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गुगली भी आ जाता है बहुत बार क्वेश्चंस में कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस दे दिया जाता है, तो लोग बोल देते हैं ये तो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, पर एम्प्लॉयर जो देता है कंट्रीब्यूशन वो जुड़ता है नेशनल इनकम में। ठीक है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इनकम है, ये एक एक्स्ट्रा इनकम है जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय को बाद में मिलेगा, अभी नहीं बाद में मिलेगा। ये उसका सोशल स्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, उसको सोशली सिक्योर करने के लिए एम्प्लॉयर क्या है, ये उसको देता है। एडवांटेज क्या है, बाद में मिलेगा। क्या क्या हो गया, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस में अपना मेडिकल इंश्योरेंस आता है, अपना लाइफ इंश्योरेंस आता है, ये सब जुड़ता है।
प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट हो गया। ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। लाइक बहुत जगह ऐसा होता है, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ये जो ऊबर बाइक्स हो गया, ऊबर मोटो जिसको बोलते हैं अपने, रैपिडो हो गया, ओला बाइक हो गया, ये सब में अगर कोई बाइक राइडर अपने आप को एनलिस्ट करता है तो उसके पैनल में दिया होता है कि अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हो, बी इट ओला, बी इट उबर, हमारे यहाँ ज्वाइन करते हो, आपको सैलरी तो मिलेगा ही, साथ में कांजू बर्फी भी देंगे आपको दिवाली में, कोई चिंता नहीं है, साथ में आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम कराएंगे, फ्री में हम आपको देंगे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि पकड़ लो काम के वक्त का मतलब गश्ती के वक्त नहीं, काम के वक्त अगर आप गिर जाते हो, बाइक चला रहे हो, आप गिर जाते हो, तो उसमें जो भी खर्चा पानी होगा, जो भी मेडिकल कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, जो भी इनकर होगा, वो कंपनी बेयर करेगा, यू डोंट हैव टू बेयर इट। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस वाला चीज हो गया। दिस इज ओवर एंड अबव कैश एंड काइंड वाला चीज। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ताकि सोशली जो उनका एम्प्लॉयर है वो सिक्योर रहे। ठीक है। ग्रेचुइटी क्या होता है ये भी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। ग्रेचुइटी, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज व्हाट? अ फॉर्म ऑफ थैंक्स ओनली। लाइक पकड़ लो, कोई बंदे ने कोई कंपनी में 5 साल काम कर लिया, 6 साल काम कर लिया, 10 साल काम कर लिया, तो उसको अपने बोलेंगे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय। तो उसको अपने बोलेंगे कि दैट एम्प्लॉय इज लॉयल टू हिज कंपनी। तो एज अ फॉर्म ऑफ थैंक्स कंपनीज क्या है, उनको कुछ बोनस दे देता है 5 साल बाद या 6 साल बाद ऑफ कंटिन्यूअस वर्किंग, उनको कुछ बोनस दे देता है। ठीक है, बोनस अच्छा खासा ही होता है, चिंता मत करो। ये नहीं कि 2000-5000 रुपया, कुछ लाखों में होता है बोनस, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वर्क। तो इसको ग्रेचुइटी बोलते हैं। ठीक है, ओके। प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या हो गया? आज पकड़ लो, रिटायरमेंट का एज अपने यहाँ 60 इयर्स है, ऑलराइट। उसके बाद ऑफिशियली यू कैन नॉट वर्क एनी मोर, आई मीन यू शुड नॉट वर्क एनी मोर, यू कैन। ठीक है, तो दैट इज व्हेन द पेंशन सिस्टम किक्स इन। पेंशन मतलब क्या है कि 60 साल के बाद हर महीना आपको फ्री का, फोकट का पेंशन पैसा मिलता जाएगा। ठीक है, हर महीना, बहुत नॉमिनल होगा वो चीज, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया होगा, पर आपको मिलता जाएगा वो चीज। तो उसके लिए एम्प्लॉयर क्या है, शुरू से ही प्रोविडेंट फंड में आपके नाम पे पैसा जमा करता रहता है। समझ में आया ये चीज? सो ऑल दीज आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, अब यहां देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं बहुत सारे बुक्स में से रेफर करके एक ही जगह में चेप देता हूं ताकि आप लोग को हर चीज क्लियर रहे और एक ही जगह सब मिल जाए अपने को। ठीक है, फॉलो करना क्या है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। व्हाट इज रिटायरमेंट बेनिफिट? लाइक पकड़ लो, कोई इंसान कोई कंपनी में till he attains the age of 60 years वो काम करता है वहां पे। तो एम्प्लॉयर क्या है, तब तक उसके एक अलग अकाउंट में पैसा जमा करते रहता है थोड़ा बहुत, और जैसे रिटायरमेंट हो जाता है उसका, उसको लंप सम पैसा दे देता है। इट एक्ट्स लाइक डेफर्ड वेजेस। लाइक से फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर हर महीना एम्प्लॉई के नाम पे पकड़ लो 2,000 रुपए जमा कर दिया। किसमें जमा कर दिया? पकड़ लो, प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया। हर महीना 2,000 रुपए जमा कर दिया। अब पकड़ लो, एम्प्लॉई रिटायरमेंट एज अटेन कर लिया है। अब 2,000 जमा करते करते इंटरेस्ट उसमें आते आते कितना रुपया हो जाएगा? लाखों में रुपया हो जाएगा वो। ठीक है, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ डेफर्ड वेज। आपको आपका एम्प्लॉयर 2,000 रुपया उस महीना दे सकता था, पर नहीं, वो 2,000 रुपया उस महीना नहीं देके आपको वो एंड में दे रहा है। सो इट इज एक्टिंग लाइक अ डेफर्ड वेज। तो आपने कुछ काम किया है जिंदगी में, तभी तो आपको वो इनाम मिल रहा है। ठीक है, तो यू हैव डन सम प्रोडक्शन,
you have given a service. तो जी हाँ, ये जुड़ता है नेशनल इनकम में, ठीक है। पर ओल्ड एज पेंशन जो हो गया, ओल्ड एज पेंशन जो हो गया, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो पेंशन कमाते हैं 60 साल के बाद से, जो पेंशन कमाते हैं वो ऐसे ही कमा रहे हैं बिना कुछ काम किए। उनको तो 10,000 रुपया 5,000 रुपया जो हर महीना मिल रहा है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिना कुछ काम किए उसके लिए। तो ओल्ड एज पेंशन वर्ड याद रखो, पेंशन जहां भी इस चैप्टर में देखोगे याद रखना ट्रांसफर पेमेंट है, ये चीज कभी भी नहीं जुड़ेगा नेशनल इनकम में। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों? बिकॉज ये ट्रांसफर पेमेंट है। पर रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों जुड़ेगा? बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ डेफर्ड वेज फॉर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये मैं बता चुका हूं आपको, contribution made by the employees are of course not included in COE because ये wages and salaries में से ही तो वो देंगे, तो ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है COE में, इसको वापस से क्यों जोड़ोगे, ठीक है। लाइक चलो मैं एग्जांपल देता हूं, एक आ जाओ एग्जांपल देता हूं मैं, फॉलो करना। पकड़ लो कंपनी ने बोला कि एम्प्लॉय भाई मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट दूंगा हर महीना 50,000 रुपए का, ठीक है। तो सीओई क्या सेट हो गया? 50,000। अब उसमें कैश इन हैंड आता है पकड़ लो हर महीना 40,000 रुपया, ठीक है। और इन काइंड पकड़ लो, कंपनी आपको फ्री फ्यूल दे रहा है, फ्री पेट्रोल दे रहा है आपको फ्री पेट्रोल दे रहा है, पकड़ लो वो 5,000 रुपए का हर महीना, ठीक है। और आपको वो 1,000 रुपए का पकड़ लो अपने ही ऑफिस में मूवी दिखा देता है, ठीक है। 1,000 रुपए का पकड़ लो आपको अपने ऑफिस में मूवी दिखा देता है। तो फ्री पेट्रोल और फ्री एंटरटेनमेंट का वैल्यूएशन निकाला गया तो 6,000 रुपया आया, ठीक है। तो 50,000 का वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, 40 तो वो रोकड़ा दे रहा है सीधे, और 6,000 का वो बेनिफिट दे रहा है इनडायरेक्ट बेनिफिट काइंड में। और ट्रिपल एस में पकड़ लो उसके प्रोविडेंट फंड में वो बचा कुचा जो 4,000 रुपया है वो जमा करते जा रहा है। किसके नाम पे है? ये एम्प्लॉई के नाम पे है, ठीक है। कौन जमा कर रहा है पैसा? एम्प्लॉयर जमा कर रहा है। समझ में आया? तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 50,000 रुपया हो गया ये। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉई के हाथ में आया है 40,000 रुपीज। नाउ ही कैन स्पेंड इट और सेव इट एज ही विश, ठीक है। अब पकड़ लो एम्प्लॉई ने सोचा कि इसमें से ना जो वो कमाया है उसमें से 10,000 रुपया एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। पकड़ लो वो सोचा कि इसमें से 10,000 रुपीज का मैं इंश्योरेंस खरीद लूंगा, 10,000 रुपीज का मैं लाइफ इंश्योरेंस खरीद लूंगा। बच्चों मेरे को बताओ क्या इसको अपने अलग से ऐड करेंगे सीओई में कि ये एडेड है ऑलरेडी? ये ऑलरेडी एडेड है। ये 10,000 रुपीज आया कहां से? जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आया है उसके 40,000 में से, तो ये ऑलरेडी एडेड है उसमें। तो वापस से क्यों ऐड करेंगे इसमें? इसको अपने ऐड करते हैं सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? तो इस चीज को वापस से देख लो, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉइज आर नॉट इंक्लूडेड इन सीओई एज दे आर पेड फ्रॉम देयर वेजेस एंड सैलरीज, जो कि ऑलरेडी सीओई में इंक्लूडेड है, ठीक है। सो दिस इज इट। So this was a detailed explanation of COE के various nuances. ठीक है, आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। आई एम पॉजिंग फॉर 5 seconds, अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते
नहीं पूछना है, ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट अपने आते धरती के ऊपर, धरती के नीचे। अब अपने ऑपरेटिंग सरप्लस में घुस रहे हैं बच्चों, रेंट एंड रॉयल्टी। इसका मैं मीम भी डालूंगा आज, देखना उस चीज को। रेंट एंड रॉयल्टी क्या है? आप धरती के ऊपर लैंड है, राइट, फ्लैट होता है, उसमें बिल्डिंग्स होता है, फैक्ट्री होता है, उसका रेंट देते हैं अपने, उसका रेंट मिलता है अपने को, है ना, बिकॉज अपने किसी को वो रेंट में दे चुके हैं, तो वो अपने को रेंट देगा उसका। चलो वेरी गुड, तो ये तो रेंट हो गया कि धरती के ऊपर जो भी चीज आप किसी को रेंट में दिए हो वो अपने को रेंट देता है, तो ये हमारा रेंटल इनकम हो गया। अब बात करते हैं धरती के नीचे का। देखो धरती के नीचे मान लो आप खोदे, आपको भयंकर सोना दिखा, आपको दिखा सोने का माइन हो सकता है यहाँ पे, आपको दिखा बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है, उसका माइन हो सकता है, यहाँ पे इतना सारा बॉक्साइट है, इतना सारा सोना, इतना सारा कोल है, पकड़ लो। तो आपका जो जमीन है उसके नीचे आपको मिला है वो हेक, उसके नीचे आपको मम्मी मिल जाए, अगर इजिप्शियन मम्मी मिल जाए उसके नीचे, जिसका दाम करोड़ों में होगा मे बी, वो मिल जाए वहां पे, तो अगर वो आप गवर्नमेंट को सौंपते हो, पकड़ लो कोल माइन है, आप गवर्नमेंट को बोलते हो हमारे यहाँ तो कोल माइन है, क्या किया जाए अब इसका, तो गवर्नमेंट आपसे अरेंजमेंट कर लेगा कि ठीक है, आपके ओनरशिप वाले लैंड के अंदर हम लोग को कोल माइन मिला है, तो माइनिंग तो हम लोग ही कर पाएंगे, आप कैसे माइनिंग करेंगे, माइनिंग तो गवर्नमेंट ही कर पाएगा, तो हम लोग ही माइनिंग करेंगे, आपको क्या पकड़ लो 40%, 50%, 20% रॉयल्टी दे देंगे। तो जो भी कोल वहां से निकलेगा, जो भी उसका वैल्यूएशन होगा, उसका 20% आपका, इसको क्या बोलेंगे, रॉयल्टी बोलेंगे, ठीक है। सो देखो क्या है, रेंट इज धरती के ऊपर का कमाई, रॉयल्टी इज धरती के नीचे का कमाई, ठीक है। रेंट क्या हो गया, refers to amount receivable by the landlord from the tenant, लैंडलॉर्ड को मिलता है बिकॉज ही इज द ओनर, फ्रॉम द टेनेंट फॉर यूज ऑफ हिज लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। अब रेंट किस टाइप से है, ढंग से फॉलो करना, दिस माइट बी द एक्चुअल रेंट, दिस माइट बी द इम्प्यूटेड और एस्टिमेटेड रेंट एज वेल। अब क्या है, अगर आप लैंडलॉर्ड हो, लैंडलॉर्ड आप रोल अज्यूम कब करोगे, जब आप अपना लैंड, अपना फ्लैट, अपना बिल्डिंग किसी को दे देते हो फॉर रेंट, तो अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो आपको एक्चुअल रेंट मिलेगा, ये तो जुड़ेगा नेशनल इनकम में। पर अगर आप ओनर हो, ओनर एज इन आप यूज कर रहे हो उसको, ठीक है, आप किसी को दिए नहीं हो, आप यूज कर रहे हो, तो इम्प्यूटेड रेंट जो है, जैसा मैं आपको बता रहा था प्रिकॉशंस में ऑफ वैल्यू एडेड में, इम्प्यूटेड रेंट जो है वो जुड़ेगा नहीं। इम्प्यूटेड मतलब क्या हो गया बच्चों, एस्टिमेटेड, इम्प्यूटेड मींस एस्टिमेटेड, मतलब पकड़ लो आप ओनर हो, अगर आप वो लैंड, वो बिल्डिंग या फिर वो फ्लैट अगर आप किसी को देते, तो आप जो रेंट कमाते, जो नहीं कमा पा रहे हो फिलहाल, तो वो जो एस्टिमेटेड रेंट है वो जुड़ेगा नेशनल इनकम में। तो याद रखना इस चीज को कि रेंट माइट बी एक्चुअल रेंट या इट माइट बी एस्टिमेटेड रेंट एज वेल, ठीक है ना। जहां समझ नहीं आए तुरंत बोलना मेरे को। नेक्स्ट आते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल असेट्स। सब सॉइल मतलब सॉइल के नीचे, धरती के नीचे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसके, आप पकड़ लो, आप लैंड ओन करते हो जिसके नीचे बेटा कोल दिखा, अपने आयरन ओर दिखा, नेचुरल गैस फंसा हुआ है नीचे पूरा, तो आप क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को राइट्स ऑफ माइनिंग दे सकते हो कि ठीक है कोल निकालो वहां से, चलो निकालो कोल, मशीन बैठाओ, कोल निकालो और अरेंजमेंट कर लो कि 20% मेरा है, मैं ओनर हूं, 20% मेरा है, बाकी 80% का देख लो जो करना है, ठीक है।
तो ये चीज होता है। रेंट और रॉयल्टी ये दोनों ही फैक्टर इनकम है और ये जुड़ जाता है नेशनल इनकम में। क्लियर है सबको? आ जाओ नेक्स्ट अपने देखते हैं इंटरेस्ट के बारे में। आइए एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं इसमें। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्ट नाउ, शैल वी? इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? आपने किसी को लोन दिया, आपको उसके बदले वो इंटरेस्ट दे रहा है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ फर्म। आपने फर्म को फंड्स दिया, उनको कैपिटल दिया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहां भी याद रखो, जस्ट लाइक रेंट, interest might be actual interest, might be imputed interest as well. Like say for example, देखो ढंग से, एकदम इंपॉर्टेंट है ये भी, just like rent। अगर आप वाकई में, अगर आप सही में पकड़ लो किसी को 1 लाख रुपया दिए हो कोई फर्म को, तो आपको एक्चुअल में वो इंटरेस्ट देगा, है ना? इट इंक्लूड्स एक्चुअल इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या है? आपसे अमाउंट बोरो किया है और आपको वो एक्चुअल में इंटरेस्ट पे कर रहा है। दूसरा चीज क्या है? एस्टिमेटेड इंटरेस्ट का भी बात करेंगे। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, आज आप एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास जरूरी थोड़ी ना कि सारा एंटरप्रेन्योर लोन लेके ही काम करेगा, नहीं। उसके पास अगर गोल्डन स्पून फैमिली में पैदा हुआ है पकड़ लो, तो क्या पता उसके पास खुद के पास बाबूजी का लंबा फंड्स तैयार है। तो एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है? अपना खुद का फंड्स जो है बिजनेस में लगा सकता है, लोन नहीं ले रहा किसी से। एंटरप्रेन्योर क्या है? खुद का फंड्स जो है बिजनेस में लगा रहा है। आज पकड़ लो, वो सेम फंड अगर किसी और को देता, क्या कमाता बताओ तो उसमें से? इंटरेस्ट कमाता। अगर एंटरप्रेन्योर उतना फंड जितना वो अपने बिजनेस में लगाया है, अगर किसी और को देता, तो उसमें से क्या कमाता? वो इंटरेस्ट कमाता। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ यू नो व्हाट इट मींस। पर द गाय, ही हैज चूजन टू यूज दैट कैपिटल फॉर हिज ओन बेनिफिट, सो ही इज फॉरगोइंग दैट इंटरेस्ट। ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन गेटिंग दैट इंटरेस्ट। नहीं तो वो कैपिटल खुद यूज नहीं करके किसी और को दे देता। तो क्योंकि वो 1 लाख रुपया का जो कैपिटल है वो खुद यूज कर रहा है, तो उसका अपने एस्टिमेटेड इंटरेस्ट नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। समझ में आया? उसका अपने एस्टिमेटेड इंटरेस्ट जोड़ेंगे नेशनल इनकम में, जो वो किसी और को अगर देता तो कमा पाता। तो याद रखो, यहाँ पे जस्ट लाइक एक रेंट था अपना एक्चुअल रेंट और एस्टिमेटेड रेंट, वैसे इंटरेस्ट भी क्या होता है? एक्चुअल इंटरेस्ट। अगर आप किसी को पैसा दिए हो, वो आपको इंटरेस्ट देते जा रहा है, या तो होता है एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, अगर आप वो पैसा किसी को नहीं देके खुद ही अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। ठीक है? यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, अभी ढंग से देखो। इंटरेस्ट वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीपल हैव अ टेंडेंसी टू गेट कंफ्यूज्ड। देखो क्या होगा, अगर अगर कोई फर्म चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक फर्म हो, अगर वो इंटरेस्ट पे करता है तो वो हमेशा इंक्लूडेड होगा एनआई में। ठीक है? फर्म है, अगर चाहे गवर्नमेंट का फर्म हो चाहे पब्लिक प्राइवेट फर्म हो, फर्म है ना, फर्म लोन लेता किस लिए है? फर्म लोन लेता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पस से, डेवलपमेंट के पर्पस से। तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो जुड़ेगा नेशनल इनकम में। ठीक है? पर गवर्नमेंट जो लोन लेता है और हाउसहोल्ड जो लोन लेता है, फर्म को छोड़ दो, गवर्नमेंट जो लोन लेता है, बाय गवर्नमेंट आई मीन द जनरल गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट फर्म, जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट और हाउस होल्ड जो लोन लेता है, मान के चलते हैं अपने कि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करता है उसको, नॉट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करता है उसको।
तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो एनआई में कतई नहीं जुड़ेगा। याद रखना है सब चीज को, ठीक है। अगर जनरल गवर्नमेंट या हाउस होल्ड्स अगर इंटरेस्ट पे करता है, इट इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज मान के चलते हैं कि वो कंजम्पशन खर्चे के लिए यूज करता है। पर वही फर्म्स, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, अगर वो कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो अवश्य जुड़ेगा नेशनल इनकम में, बिकॉज मान के चलेंगे इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नॉट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फर्म्स जो इंटरेस्ट पे करेगा वो जुड़ेगा, जनरल गवर्नमेंट और हाउस होल्ड जो इंटरेस्ट पे करता है वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। ओके ओके ओके, Which of these are included in the national income? विशाल पहला वाला मेरे को बताना, इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म और बैंक और गवर्नमेंट फर्म, क्या जुड़ेगा या नहीं में ये? यस भैया, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा ये? बिकॉज भैया वो फर्म है। वो फर्म है तो वो लोन लिया होगा फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल सही, ये जो इंटरेस्ट पे करता है ये जुड़ता है एनआई। तरंग बाबू सेकंड वन, इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर एक्स ऑन लोन टेकन टू बाय कार फॉर पर्सनल यूज, नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा, बिकॉज एक हाउस होल्ड लोन ले रहा है फॉर रिजॉइसमेंट, फॉर लेजर। नेक्स्ट मुस्कान, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर कंजम्पशन, नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल सही। एक हाउस होल्ड ने, एक सिंपल से हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा लोन ले लिया कि मैं हनीमून में जा रहा हूँ भैया, शादी में लग गया पैसा मेरा पूरा, 2 लाख रुपए दे दो, हनीमून अच्छा बन जाएगा, तो ये कंजम्पशन में यूज हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट अंकित बाबू, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लोन लिया है, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अंकित बोलो बाबू। नहीं जुड़ेगा भैया। नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल सही, बिकॉज इंडिविजुअल हाउस होल्ड लोन ले रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप इंटरेस्ट का आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉफिट में आते हैं, उसका तीनों भाग भी देखते हैं। चलो आ जाओ भैया प्रॉफिट में। ये प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट रेफर्स टू द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रॉफिट बोल सकते हैं रिवॉर्ड है फॉर द हार्ड वर्क ऑफ द रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलो ओके, ये प्रॉफिट जो वो कमाता है ना, ये पूरा उसका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पूरा में वो हक नहीं लगा सकता अपना, इट इज नॉट एंटायरली ट्रांसफरेबल टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर। इसके 3 भाग होते हैं जैसा मैं ऊपर आपको बता चुका। एक है भैया कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स, जो बोलना है बोल लो, पेड टू द गवर्नमेंट। एक होता है डिविडेंड, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं, इट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स। एक काम करो, ओनर्स काट दो, ठीक है, शेयर होल्डर्स। तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, सरप्लस, सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। ये एंटरप्रेन्योर मालिक बेटा खुद रख लेता है, किस लिए? फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, कि लगता है हाँ 5 साल बाद मेरा एसी इतना डेप्रिशिएटेड हो चुका होगा कि मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा, तो 5 साल तक वो सिंकिंग फंड बनाता रहेगा, ताकि 5 साल तक उसके पास एसी का पैसा जमा हो जाए, उस समय माथा नहीं खुजलाना पड़े कि अरे एसी का पैसा मैं कहाँ से, ठीक है। और फॉर इमरजेंसी, अनफोर्सीन इमरजेंसी। तो प्रॉफिट का 3 भाग है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ओके वेरी गुड गाइस, तो अपने बहुत अच्छे से आई थिंक समझ चुके हैं आज क्या चीज क्या है। अपने ऑपरेटिंग सरप्लस देख लेते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? RIP,
rent, royalty, interest, profit. It is the sum of non-wage factor payments. अपन देख चुके हैं यहाँ पे इसको ऑलरेडी. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है बच्चों? इट इज द नॉन वेजेस कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम्स. ठीक है, आ जाओ. हाँ, ओके. रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो अपने को याद रखना है कि जनरल गवर्नमेंट नहीं, जनरल गवर्नमेंट का ऑपरेटिंग सरप्लस अपने 0 मान के चलते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस 0 मान के चलते हैं जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में. रीजन क्या है? सोशल वेलफेयर. रीजन क्या है? सोशल वेलफेयर. अपने मान की अजम्पशन है ये, ठीक है, प्योर अजम्पशन ही है ये. अपने मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट जो है ना किसी से रेंट नहीं कमाता है, किसी से इंटरेस्ट नहीं कमाता है और प्रॉफिट नहीं कमाता है. प्रॉफिट क्यों कमाएगा वो? भैया जनरल गवर्नमेंट है. This is in contrast to government firm. गवर्नमेंट फर्म पकड़ लो, SBI हो गया, BSNL हो गया, उन लोग तो प्रॉफिट कमाते ही नहीं, तो कैसे के लिए चलेगा काम उन लोग का. पर जनरल गवर्नमेंट जो हो गया, जुडिशरी हो गया, पुलिस हो गया, पकड़ लो, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं इन लोग जनरल गवर्नमेंट के हिस्से है. इन लोग सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करते हैं. प्रॉफिट इज नॉट देयर मोटिव. तो यहाँ प्रॉफिट अपने अज्यूम करते 0 है. इंटरेस्ट नहीं कमाते हैं इन लोग अगर कुछ फ्री हाउसिंग फैसिलिटी स्लम एरियाज को अगर दिए हुए हैं तो वहां से रेंट भी नहीं कमाते हैं. समझ में आया? तो अपने मान के चलेंगे ना रेंट, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट. ये जनरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कमाता है. इट इज टोटली 0 इन देयर केस. ठीक है, एकमात्र रीजन क्या है? सोशल वेलफेयर. ओके, लास्ट मैं खत्म करूंगा मिक्स्ड इनकम पढ़ के. मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड. मैं इसी एग्जांपल का वेट कर रहा था. ADNC पकड़ लो. यहां सिर्फ मैं ओनर हूं फर्स्ट ऑफ ऑल ADNC का, और तो मैं उस नाते एंटरप्रेन्योर बन गया. और पकड़ लो सिर्फ मैं ही बच्चों को पढ़ाता हूं यहाँ पे. ना तुम लोगों की अदिति दी है, ना आभा दी है, ना गौतम भैया. एक बार के लिए उनको हटा दो सीन से. तो मैं खुद ही पढ़ाता हूं, तो मैं लेबर भी हूं. क्या करूं? मैं लेबर भी हूं, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूं. पकड़ लो ADNC इज नॉट एट अ रेंटेड प्लेस, इट इज एट एन ओनरशिप प्लेस. मेरे प्लेस में ही है ये. पकड़ लो मेरा खरीदा हुआ जगह है, तो लैंड भी मेरा. अभी तक क्या क्या हो गया मेरा? अभी तक लैंड भी मेरा हो गया है, लेबर भी मेरा हो गया, और एंटरप्रेन्योर भी मैं हूं. अब पकड़ लो मैंने कहीं से लोन लेके AC, बेंचेस, ऑफिस ये सब नहीं बनाया किसी से लोन लेके. मैंने अपना खुद का पैसा लगाया, खुद का पैसा इन्वेस्ट किया और ADNC मैंने खड़ा कर दिया. तो यहाँ पे ससुरा सब कुछ मेरा है मान के चलते. फाइन, वेरी गुड, ब्रिलियंट. अब पकड़ लो फीस के हिसाब से मेरे पास महीने का जब मैं टोटल करने बैठा तो फीस का पकड़ लो मेरे पास आ गया 35,000 रुपया. फीस का आ गया 35,000 रुपया. अब मेरे को ऊर्जा बताओ, इसमें से मैं रेंट कितना लूंगा? इम्प्यूटेड रेंट होगा तो. इम्प्यूटेड रेंट होगा. ठीक है, ओके. अब बताओ मैं अपने आप को एज अ लेबर कितना वेज दूंगा और अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर कितना प्रॉफिट दूंगा? ऊर्जा कोई जवाब है इसका तुम्हारे पास? पूरा आप ही के पास आ जाएगा टैक्स वैक्स हटा के. पूरा मेरे पास है, वो तो बिल्कुल सही है. 35,000 रुपए तो पूरा मेरा ही है. But I'm talking about, will I be able to separate this into the different heads? Yes, Urja? नहीं. नहीं, बिल्कुल सही. I won't be able to separate this 35,000 रुपया into these 4 components. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आदर्श भाई
चलो ठीक है, तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम प्रॉफिट के हिसाब से तुम 10,000 रुपीज कमाए हो इस साल। आदर्श भाई तुम लेबर भी हो तो तुम्हें ना क्या बोलते हैं, वेजेस के हिसाब से तुमने कमा लिया इस साल, पकड़ लो 2,000 रुपया। फिर नेक्स्ट मंथ मन करेगा नहीं नहीं 2,000 नहीं, पकड़ लो तुमने 12,000 रुपया कमा लिया वेजेस के हिसाब से। व्हाट फुलिश इज दिस। मैं तो 35,000 रुपए को इन चारों में सेपरेट ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। मेरा मन करे एक दिन कि मैं एक महीना मन करे मेरा कि पूरा का पूरा 35,000 रुपया में एज अ प्रॉफिट मान लू, लैंड का रेंट जीरो मानू, लेबर का वेज जीरो मानू, अपने कैपिटल का इंटरेस्ट में जीरो मानू, कुछ इंप्यूटेड कुछ भी नहीं मानू, मैं प्रॉफिट मान लू पूरा पूरा 35,000, और नेक्स्ट मंथ पकड़ लो प्रॉफिट जीरो मान लू, मैं इसी में गेम खेलता रहूं। तो ये गेम खेलना तो पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट नो फॉर श्योर कि अगर तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो तुम कमा रहे हो बस, पर कितना किस चीज से कमा रहे हो वो समझ नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज को अपने एक अलग ही दर्जा दे दिया। जब कुछ समझ नहीं आए कि अलग अलग हेड्स में कैसे बांटे, तो उसको अलग दर्जा दे दो मिक्स्ड इनकम का, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल देखो, मिस्टर आदर्श नुपानी इज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट नेम्ड ADNC इन हिज ओन हाउस, ससुरा लैंड भी मेरा है। He has invested from own account, कैपिटल भी मेरा है, and he is the only teacher। वाह, तो लेबर भी मेरा है, and since I am running it, तो entrepreneur तो मैं ही हूं। तो इसका मतलब all factor incomes from ADNC belongs to one single person। और वो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि ओनर, ये जो ओनर है ये कितना कमा रहा होगा एज वेजेस, कितना एज रेंट, कितना एज इंटरेस्ट और कितना एज प्रॉफिट। तो इतना माथा ही नहीं लगाना बेटा, मिक्स्ड इनकम में डाल दो उसको। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते, डॉक्टर रनिंग इज ओन चेम्बर, चार्टेड अकाउंटेंट रनिंग इज ओन फर्म, कोई किसी का कंसल्टेंसी हो, तो ये सब में मिक्स्ड इनकम डाल। विशाल तुमको अब समझ में आया? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, समटाइम्स मिक्स्ड इनकम इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम को अपने बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, कि यहाँ पे ओनर ही जो है ना वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सब कुछ तो वही है, अहम ब्रह्मास्मि, बस याद रखना, इसका नेमोनिक याद रख लो, नेमोनिक नहीं बोलूंगा, फ्रेज याद रख लो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं जो हूं यहाँ पे। मैं अपने चीजों को अलग अलग नहीं बांट सकता, अलग अलग कंपोनेंट्स, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ओके बच्चों, आज अपने यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए स्टेप्स बच गया और प्रिकॉशंस बच गया है, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। बच्चों सब क्लियर था, सब कुछ समझ में आ गया आज का क्लास में? हाँ भैया। बोलो। यस सर। भैया इसमें से अगर सिर्फ आपका कैपिटल नहीं है तो ये मिक्स्ड इनकम में आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है तो। हाँ, क्या क्वेश्चन है इसका कि पकड़ लो कैपिटल नहीं है मेरा तो भी क्या मिक्स्ड इनकम में आएगा? तरंग बाबू तुम क्या सोचता है, क्या तभी भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। देयर यू हैव इट, यू न्यू द आंसर टू योर ओन क्वेश्चन। क्योंकि NLE तो मेरा है, चलो मैं 35,000 रुपया मैंने किसी से कैपिटल लिया हुआ, मेरे पास रुपया नहीं था, मैं कैपिटल लिया हुआ हूँ, लोन लिया हुआ हूँ, चलो कोई बात नहीं, कैपिटल मेरा नहीं है, बाकी सब मेरा है, और बाकी सबके थ्रू मैंने 35K कमा लिया। अब मैं बाकी सब में कैसे बांटूंगा? नहीं बांट पाऊंगा मैं, फिर भी वही उलझन, वही डिलेमा रहेगा मेरे दिमाग में, है कि नहीं? तो इन दैट केस इवन मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। अरे दो कंपोनेंट भी अगर होना तभी भी मिक्स्ड इनकम होगी, ठीक है। नाइस क्वेश्चन बाय द वे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।